हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम सारे फॉर्मूलाज को याद करने वाले हैं जो पेपर में हमको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है। क्या बोला मैंने? वीडियो को एंड तक देखना है आपको कि एक एक फॉर्मूला आपके दिमाग में हो जाए भाई सेट। बात समझ आई भाई? तो आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को वॉच करना है और वॉच करने मात्र से आपके सारे ही फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो भाई वीडियो को देखना लास्ट तक, तो रुके रहिएगा भाई। पेपर आ गया है बिल्कुल सर पे, तो शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को आपको वॉच करना ही करना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स। तो कौन सा चैप्टर है भाई? रियल नंबर। रियल नंबर में एक ही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम एचसीएफ किसी दो नंबर का निकाले और एलसीएम निकाले किसी दो नंबर का, तो उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लाई के वो बराबर आता है। तो आपको जो फॉर्मूला लर्न करना है भाई, वो कौन सा करना है? आपको फॉर्मूला लर्न करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। भाई पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन गलत से लिख दिया है। यहाँ पे आना था हमारे पास, क्या बताओ भाई? हमारे पास यहाँ पर आना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। फिर आपको फॉर्मूला लर्न करना है ये वाला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर में माइनस का बी अपॉन ए। तो ये जो लिखा है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए होती है, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी होती है, और जो बचती है वो कांस्टेंट टर्म हो जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। क्या बोला मैंने? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। ठीक है जी। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो पॉलिनोमियल चैप्टर है ही नहीं भाई। ठीक है जी। इसके बाद आपको मिलता है अगला फॉर्मूला कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जीरो। जीरोस मतलब अल्फा और बीटा, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है भाई। तो कैसे बनता है? px बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या बोला मैंने? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से भाई एक नंबर का एमसीक्यू बनता है पेपर में। क्या बोला मैंने? एक नंबर का एमसीक्यू बनता है यहाँ से। ठीक है जी। अगले उस पे चलते हैं भाई, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है हमारे पास। आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या बोला? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है जी। दो आइडेंटिटीज और होती है भाई। अब वो दो आइडेंटिटीज कौन सी है वो भी आप याद कर लेना। वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक आइडेंटिटी होती है आपके पास कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है, तो भाई याद कर लो। देखो ये है ए प्लस बी, क्या है? ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर दूसरे मल्टीप्लाई करके लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अगली है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये है हमारे पास ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या बोला मैंने? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो भाई ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और है। बात समझिए बाल को। अगले पे चलते हैं। तो भाई अगला आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां से कुछ ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे, ये सारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लो। देखो फटाफट समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। भाई अगर आपके पास रेशियोज क्या है, रेशियोज अगर आपके पास शुरू के इक्वल ना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो वो केस किसका बनता है? वो केस बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। वो सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। दोबारा से, अगर रेशियोज बराबर ना है तो केस बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है। अगले पे चलते हैं। अगर तीनों रेशियोज बराबर आ जाए
तो भाई इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है। और इस वाले केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ये सिस्टम भी हमारा कहलाता है कंसिस्टेंट। भाई बात समझ आई? दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर हमारे तीनों रेशियोज बराबर आ जाए तो ये केस बनता है कोइंसिडेंट लाइंस का, और इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और ये सिस्टम हो जाता है हमारा कंसिस्टेंट। तीसरे वाला केस पढ़ते हैं। शुरू के दो रेशियो बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने? शुरू के दो रेशियो बराबर होते हैं और ये केस बनता है पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन सिंगल मैच नहीं करता, मतलब नो सॉल्यूशन। बस दो दो लाइन आपस में दूर दूर होंगी पैरेलल है, तो एक भी कॉमन थोड़ी होगा। तो कॉमन नहीं होगा तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब वो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दोबारा से रिवाइज करते हैं। शुरू के दो बराबर है, तीसरे वाला बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस का केस है और इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। अगले पे चलते हैं भाई। यहां से ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। फॉर्मूले पे चलते हैं, अगले वाले पे। अब आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में है भाई सबसे पहला फॉर्मूला। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेम वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली ही स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। बस ध्यान ये होता है कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन यूज हो जाता है, इस वजह से इसको इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लो भाई। ये है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दोबारा से माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। जीरोस कह लो या रूट्स कह लो। रूट्स और जो जीरोस होते हैं वो x की वैल्यू होती है। क्या होती है? x की वैल्यू होती है। तो यहां पर देखो भाई, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमारे पास दो रियल और अलग अलग रूट्स निकल के आते हैं। d की वैल्यू क्या होती है? अगर ग्रेटर होती है 0 से तो यानी कि दो रियल और अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग रूट्स निकल के आते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो उस केस में दो रियल और बराबर रूट्स निकल के आते हैं। अगर d की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है, उस केस में दो रियल और इक्वल रूट्स निकल करके आते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यू। क्या होता है 0 से छोटी की वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू अगर निकल के आए तो इस वाले केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बोला मैंने? कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ आई भाई? आगे चलते हैं। अब बात आती है चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। भाई इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? नहीं 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 भाई, तुम्हारी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। चलिए भाई आगे देखो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होनी चाहिए भाई जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म दो तरीके से हम पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट होती है वो दूसरी वाली होती है। क्यों? क्योंकि यहां से बनता है एमसीक्यू। क्या बनता है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है हमारी सेकंड वाली फॉर्म से। चलिए भाई आगे देखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला। भाई इसके बिना तो एपी चैप्टर है ही नहीं, इसके बिना तो एपी चैप्टर है ही नहीं। क्या है वो nth टर्म का फॉर्मूला? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोबारा देखो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी निकलता है कैसे? डी निकलता है बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा करके। कैसे निकलता है डी? बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा करके। डी होता क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला फॉर द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अगर हम आखिरी से कोई एपी निकालना चाहे तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगता है? ये एक ही नंबर के एमसीक्यू में पूछा जाता है वाला फॉर्मूला। an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। भाई सम के तीन फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूला रट लेना भाई। तीनों फॉर्मूले लिखे आना, आधा नंबर तो कहीं नहीं गया। आधा नंबर? अरे सर पास होना है, आधे नंबर से क्या काम चल रहा है? ठीक है, तो देखो भाई Sn का पहला फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला है n/2 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। an हमारी जनरल टर्म होती है, हम an को l भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म। आपने देखा होगा एपी में लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं। ठीक है भाई? तो ये दोनों फॉर्मूले कुछ कुछ क्या है? सेम ही है, क्योंकि an और l हम एक ही मान करके चलते हैं। चलिए भाई अगला देखते हैं। अब क्या है हमारे पास? ये दो फॉर्मूले जो यहाँ पे लिखे हैं ये इस्तेमाल होते हैं भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो an निकालने का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1
और डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है an माइनस an-1। ठीक है, ये चीजें जब आप एमसीक्यू पढ़ते हो तभी चीजें क्लियर होती है, लेकिन अभी के लिए तो याद करनी है ना, हमको तो रिवाइज करना है, दिमाग में सेट करनी है भाई चीजें। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू याद रखना ग्रेटर देन होनी चाहिए, या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो, 2 या 2 से बड़ी। और n होता क्या है, n होता है नेचुरल नंबर ही होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। अच्छा भाई, इसके बाद देखो अब बात करते हैं ट्राइंगल चैप्टर की। ट्राइंगल चैप्टर में भी कोई फॉर्मुलाज नहीं है आपका, कोई भी फॉर्मुला ऐसा नहीं है कि आप ट्राइंगल चैप्टर में, हाँ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट होता है तो सिर्फ बच्चे कई बार फॉर्मुला समझ के मान लेते हैं। देख लेते हैं भाई, सबसे पहले आपको थ्योरम याद करनी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। भाई 5 नंबर की आती है पेपर में, कितने नंबर की आती है, 5 नंबर की थ्योरम आती है, विद स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ती है बच्चों को। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपकी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के 3 क्राइटेरिया होते हैं, आपको पता होने चाहिए ना। फॉर्मुले तो इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पर। अगला बढ़ते हैं भाई 7वें पे। अब 7वां चैप्टर फॉर्मुला बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई फॉर्मुला बेस्ड है, इससे तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। भाई पहला आता है डिस्टेंस फॉर्मुला। अगर 2 पॉइंट आपको दे दी जाए तो उनके बीच की दूरी आप निकालते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला से होता क्या है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, दोबारा से देखो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0, यानी कि x और y दोनों 0 0 होते हैं। इस वजह से एक x और एक y 0 0 जाते हैं, सिंपल बचता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बचता है, सिंपल अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, जब कोई लाइन को, कोई भी बीच में कोई पॉइंट क्या करता है, ब्रेक कर देता है, पार्ट्स में बांट देता है, रेशियोज में बांट देता है, तब सेक्शन फॉर्मूले का यूज होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ब्रैकेट में पहले x, y बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यहाँ पर बच्चे कई बार m1 m2 भी लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला रट के जाना है बिल्कुल। अगला आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सेक्शन फॉर्मूले से ही बनता है। जब आपके रेशियो सेम हो जाते हैं, उस वाले केस में m और n की वैल्यू 1 1 हो जाती है, सेम हो जाती है, तब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर अब क्या होता है, हम किस तरीके से कोलिनियरिटी को चेक करते हैं 3 पॉइंट्स की। कोलिनियरिटी का मतलब होता है एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या बोला मैंने, एक लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो भाई उसको चेक करने का क्या तरीका है, ये फॉर्मूला है। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। बात समझ आई, क्या बोला मैंने, अगर इस वैल्यू को पुट करने पर आपके पास जो आंसर है वो 0 के बराबर है, इसका आ जाए, तो इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बात आती है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल का मतलब होता है ट्राइंगल का मिड पॉइंट, बीचों बीच वाला पॉइंट। ट्राइंगल का बीचों बीच सेंटर वाला जो पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल होता है। उसका फॉर्मूला ये है, यहां से सिंपल 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है। क्या बनता है, यहां से सिंपल 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है। फॉर्मूला याद कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। बेहद आसान फॉर्मूला है सेंट्रल ऑफ ए ट्राइंगल का। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर अब आती है भाई ट्रिग्नोमेट्री। हाय 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 भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो जान है मैथमेटिक्स की। क्या है, जान है मैथमेटिक्स की। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो भाई तुमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो भाई तुमने कुछ नहीं पढ़ा। अब देख लो जरा यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियोज हैं भाई वो याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या दूसरी ट्रिक क्या है यहाँ पर, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरी ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो भाई ये होता है साइन, साइन होता है P अपॉन H, कॉस होता है B अपॉन H, टेन होता है P अपॉन B, कॉट होता है B अपॉन P, सेक होता है H अपॉन B, और कॉसेक होता है H अपॉन P। सारे लिखे हुए हैं, टिप्स पर याद कर जाना, टिप्स पर याद कर जाना। बार बार बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री तो भाई छोड़ना ही नहीं। 12 नंबर की आती है, ये वाला चैप्टर 8वां 9वां चैप्टर दोनों मिक्स होकर के आते हैं ना। इसके बाद आपको रेसिप्रोकल रिलेशन पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। भाई साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन। बात समझ आई। इसके बाद कोस्टेंट रिलेशन भाई, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। याद रखना है भाई, याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है भाई टेबल। इस टेबल के बगैर तो भाई 2 नंबर पानी में डूब जाते हैं, 2 नंबर पानी में डूब जाएंगे अगर टेबल नहीं याद करी आपने। तो बनाने की बता रखा है मैंने, एक वीडियो बना रखी है पूरी
उस वीडियो में इसके बारे में ही चर्चा हुई है, किस तरीके से सवाल पेपर में पूछा जाता है और आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है, सारा बता रखा है वीडियो में। तो भाई आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इस टेबल को बनाना सीखना है, इसी पर बेस 2 नंबर का सवाल बनता ही बनता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। अब बात आती है 3 मेन आइडेंटिटीज की। तो भाई वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, तीनों आइडेंटिटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बच्चों अब आता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी फॉर्मूले नहीं है, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज हो रहे हैं, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज हो रहे हैं भाई। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है भाई। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब आप नीचे से सामने से ऊपर की तरफ देखो। क्या बोला मैंने, जब सामने से ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जब आप डिप्रेस्ड होंगे, टेंशन में होंगे, उस टाइम पर बोर्ड का पेपर आ गया तो टेंशन तो होगी, जाहिर सी बात है। तो जब आप टेंशन में होंगे तो उस टाइम आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखोगे तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप टेंशन में होंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप चौड़े होंगे तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर्कल वाले चैप्टर की। सर्कल वाले चैप्टर में भी फॉर्मूला नहीं है, थ्योरम थ्योरम है भाई। थ्योरम बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं। 2 थ्योरम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरम क्या है, वो पहली थ्योरम ये है आपके पास कि भाई जो रेडियस होती है ना, जो क्या बोला मैंने यहाँ पर, जो रेडियस होती है ना, वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो भाई उनकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। तो उनकी लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो भाई इतना सही कॉन्सेप्ट है सर्कल चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में तो भाई फॉर्मूले फॉर्मूले है, फॉर्मूले और इतने फॉर्मूले हैं कि बच्चे की बुद्धि पटक जाती है कि मास्टर जी आहा मरे जा रहे हैं भाई, कितने फॉर्मूले हैं। तो भाई एक एक फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल कितनी जगह घेरे हुए है, वही है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। बात आती है सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल क्या होता है भाई, सर्कल आधा सर्कल। क्या बात कर रहे हैं, आधे सर्कल का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 से। बात आती है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी कि आपका जो सर्कल है ना, सर्कल का 1/4 भाग। कौन सी बात कर रहे हैं, 1/4 भाग की बात कर रहे हैं। तो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अब बात आती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है, किसकी बात कर रहे हैं, उसकी जो बाउंड्री है भाई, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आधा सर्कल का मतलब है पाई आर। ठीक है जी। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर का मतलब हो गया भाई सर्कमफेरेंस तो है पाई आर, लेकिन बची भी ये वाला बीच का जो डायमीटर है ये भी तो लो गया। और 2r हमारा डायमीटर तो होता है, डायमीटर का रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। अब आती है बात एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात माइनर सेक्टर की कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं माइनर सेक्टर की। फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं मेजर सेक्टर की। मेजर सेक्टर बड़े वाला सेक्टर क्या होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या है, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो भाई देखो मेजर सेक्टर ये हो गया और माइनर सेक्टर ये हो गया। मेजर सेक्टर बड़े वाला, माइनर सेक्टर छोटे वाला। अब ये बचा हुआ एंगल देखो, अगर ये थीटा है तो भाई 360 में से थीटा घटाओगे तो तभी तो बचे वाला एंगल आएगा। तो ऊपर आता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। बात आती है लेंथ ऑफ आर्क। भाई लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो माइनर आर्क है इसकी बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब हम अगर बात करें मेजर आर्क की, तो भाई मेजर आर्क का क्या फॉर्मूला होगा, मेजर आर्क में बस ये वाला एंगल आ जाता है 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है जी। अच्छा एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, ये इस्तेमाल होता है एमसीक्यू में, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। क्या होता है, हाफ इंटू एल इंटू आर। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दे दी हो
और आपको रेडियस दे दी हो। क्या बोल दिया मैंने, अगर लेंथ ऑफ आर्क दे दी हो और आपको रेडियस दे दी हो तब ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे में अब बात आती है एरिया ऑफ सेगमेंट की। किसकी बात आ रही है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है भाई एरिया ऑफ सेक्टर में से जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो निकल के आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर हम यहाँ सेगमेंट की बात करें तो ध्यान रखना हमेशा से कि भाई यहाँ पर माइनर सेगमेंट की ही बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी, माइनर सेगमेंट की बात हो रही होगी। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल को। क्या कर देते हो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल को। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चार फॉर्मूले बनते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के। क्या बनते हैं, चार फॉर्मूले बनते हैं। एक एक फॉर्मूले को लिख लिख के याद कर लेना, लिख लिख करके। भाई नंबर चाहिए नहीं चाहिए, पास होना है नहीं होना है। तो पास होने के लिए तो आपको भाई इतना काम तो करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर देखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या लिखा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर कब लगता है, जब थीटा हमारे पास 60 डिग्री दिया, जब थीटा हमको 60 डिग्री दिया हो। अगला फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला कब लगेगा, जब भाई थीटा हमें कितना दिया हो, 90 डिग्री दिया हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब लगता है, जब थीटा हमें 90 डिग्री दिया हो। बात करते हैं हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कब लगता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी दी गई हो, जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी दी गई हो। इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कब लगता है, जब थीटा का जो एंगल है, जो थीटा आपको दिया है वो 90 से बड़ा हो। 90 से बड़ा एक ही एंगल यूज होता है, 120 डिग्री। कौन सा यूज करते हैं हम, 120 डिग्री ही वाले केस में हम इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को यूज करते हैं। भाई यहाँ से सवाल बनता है पूरा 5 नंबर का। कितने नंबर का बनता है, 5 नंबर का सवाल बनता है। या तो बनेगा केस बेस्ड स्टडी या बनेगा आपके पास 5 नंबर का सवाल एरिया ऑफ सेगमेंट में से। आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक फॉर्मूला और बचता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का माइनस करके एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल में से जब आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे तो आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट कौन सा होता है भाई, ये वाला मेजर सेगमेंट है, ये बड़े वाला, ये है पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट। और ये जो बचा वाला पार्ट है ये वाला कौन सा है, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट। तो भाई बात समझ आई यहाँ तक। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इतने ज्यादा भाई, इसके बगैर तो मजा नहीं आने का बिल्कुल भी। तो भाई सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करते चलो साथ साथ। भाई आगे देखो, अब बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। हा। तो भाई सबसे पहला क्यूब है, लिटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम है a क्यूब और डायगोनल है a इंटू में √3। बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू में h, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl, वॉल्यूम है l इंटू b इंटू h और डायगोनल है हमारे पास रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, वॉल्यूम है हमारे पास पाई आर स्क्वायर h। आगे बढ़ते हैं भाई, रिवाइज कर लो फटाफट रिवाइज कर लो। अगले हमारे पास फॉर्मूले हैं यहाँ पर, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्लैंट हाइट होती है हमारे पास एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्फीयर की अगर हम बात करें तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ आई भाई, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, बार वीडियो को देख लेना, बार याद हो जाएंगे। चलिए भाई अगले पे चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। भाई स्टैटिस्टिक्स में अनग्रुप डेटा की अगर हम बात करें तो ये वाला जो फॉर्मूला ये इस्तेमाल होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। कहां इस्तेमाल होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो भाई फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला फॉर्मूला, ग्रुप डेटा के लिए हम 3 तरीके से मेथड से मीन को निकालते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, समेशन, ऐड करना। एज्यूम्ड मीन मेथड में होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और di होता है डेविएशन, डेविएशन निकलता है xi में से a को माइनस करके, a होता है एज्यूम्ड मीन। आगे बढ़ते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू में h। ui क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड वेरिएबल होता है जो कैलकुलेट करने के लिए हमारी मीन निकालने के लिए आसानी हो जाती है। मतलब एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है, आसान हो जाता है हमको ui न्यू वेरिएबल क्या बोल रहा हूं मैं,
सुनो ध्यान से दोबारा, ui जो होता है एक सिंप्लीफाइड हमारे पास वेरिएबल होता है। हम इस वेरिएबल की मदद से क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं, है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, वैल्यूज बड़े इजीली निकल जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्रुप डेटा के लिए मॉड का फॉर्मूला क्या है, मॉड का फॉर्मूला एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2 f1 माइनस f0 माइनस का f2 इंटू में h। क्या है मॉड का फॉर्मूला, एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। अब हम अनग्रुप डेटा की बात करें मीडियन की, तो भाई ये भी एमसीक्यू में यूज होते हैं फॉर्मूले। कहाँ यूज होते हैं, एमसीक्यू में। तो मीडियन बराबर n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, और मीडियन का दूसरा फॉर्मूला n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। भाई ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ऑड हो। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो भाई यहाँ पर लिखना है आपको ऑड। जब हमारे पास कंडीशन क्या हो, ऑड हो, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, तब लगता है पहले वाला फॉर्मूला। और जब हमारे पास n क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, तब हमारे पास लगता है दूसरे वाला फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं जल्दी, है ना। अब देखो मीडियन का ग्रुप डेटा की बात अगर हम बात करें, तो भाई मीडियन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास एल प्लस ब्रैकेट में n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी। F यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी होता है, N यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, L होता है हमारे पास लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी होती है, मीडियन क्लास की। किसकी होती है, मीडियन क्लास की। H होता है हमारे पास यहाँ पे क्लास साइज। क्या होता है H, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे निकलता है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है। अब बात आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मॉड, यानी कि मीन मीडियन मोड का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला बताता है। कौन सा फॉर्मूला बताता है, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मॉड। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आप बात आते हैं प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी के तो गिनती के फॉर्मूला। गिनती के फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, इसके बगैर तो प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं। पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई 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 एक बात ध्यान रख लेना बालों को, एक बात ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूले को तो लिख के ही आना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन करो ना करो, समझ आए ना आए, बस इतना कर देना, ये फॉर्मूला लिख देना, भाई आधा नंबर तो मिल गया, आधा नंबर तो फिक्स हो गया तुम्हारा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए भाई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की और प्लस उसके ना होने की का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बात करते हैं इसकी रेंज की, तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। क्या बोला मैंने, यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, जो आंसर निकल के आते हैं वो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 हो या 1 से छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है कॉइन का, भाई सिक्के का। सिक्के का अगर हम सिक्के को एक बार उछाले तो सैंपल स्पेस ये निकल के आता है, सिक्के को 2 बार उछाले तो सैंपल स्पेस ये निकल के आता है, सिक्के को 3 बार उछाले तो सैंपल स्पेस ये निकल के आता है। भाई एक एक सैंपल स्पेस बना करके देख लेना, नहीं बनाना आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि गुरुजी बता दो कि किस तरीके से सैंपल स्पेस बनाए जाते हैं, तो मैं फटाफट बता दूंगा आपको, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डाइस की, किसकी, डाइस की। डाइस मतलब गिट्टा, गिट्टे की बात आती है। तो गिट्टे में क्या है, अगर हम डाई को एक बार थ्रो करें तो सैंपल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 6, और अगर हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये निकल के आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस तरीके से कहां तक जाएगा, 6 6 तक जाएगा। भाई बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे हमारे पास केस क्या है, कार्ड्स का केस है। भाई कार्ड्स तो याद होने चाहिए भाई, 13 13 13, यानी कि टोटल कार्ड 52 होते हैं। 52 में 26 हमारे पास काले, 26 हमारे पास लाल, 26 हमारे पास काले, 26 हमारे पास लाल। 26 में से 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के। दोबारा से 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 13 हार्ट के और 13 डायमंड के। इसके बाद हमारे पास भाई फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे पास 3 होते हैं, जैक क्वीन और किंग। अब 3 3 3 सब में होते हैं भाई, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे। तो भाई टोटल के कार्ड कितने हो गए, टोटल कार्ड हो गए हमारे पास 12। भाई इसमें इक्का भी होता है, एस, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है, एक एस इसमें होता है। तो भाई सब में एक 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 एस होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। कितने होते हैं, 10 तक होते हैं नंबर वाले कार्ड। उसके बाद हमारा जैक क्वीन और किंग आ जाता है, 11 12 13, जैक क्वीन और किंग, ठीक है भाई। तो ये टोटल कार्ड्स हैं। तो यहां तक हमारे पास क्या हो जाता है भाई, हमारे जितने फॉर्मूलाज थे हमने सारे रिवाइज कर लिए हैं, इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अगर आपने देखा है तो आप रिवाइज कर चुके हो, एक एक फॉर्मूले को आपने रिवाइज कर लिया है।
तो भाई इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और भाई ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। भाई फोड़ के आ जाना इस बार बोर्ड एग्जाम में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।